नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के बारे में। ठीक है, किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं? तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के शिक्षा शास्त्र के पेपर नंबर 1 के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो पेपर नंबर 1 का नाम है शिक्षा के दार्शनिक आधार। क्या है शिक्षा के दार्शनिक आधार? ये आपके पेपर नंबर 1 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, अगर आपका शिक्षा शास्त्र सब्जेक्ट है मेरे प्यारे दोस्त, तो वहाँ का जरूर सिलेबस उठा के चेक कर लीजिएगा कि क्या आपके पेपर नंबर 1 का नाम शिक्षा के दार्शनिक आधार है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर 2, 3 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं, आप यहाँ से सोच कर जाएंगे कि जो है सर ने बहुत अच्छे से तैयारी करवा रखी है पहले नंबर पेपर की, और आज जाएंगे पेपर चीर फाड़ देंगे और एकदम से धूम मचाले वाला सीन हो जाएगा। लेकिन जब वहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न पत्र को मेरे प्यारे दोस्त, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी, क्योंकि सर के बताए हुए एक भी क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र में नहीं आए हुए होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिलेबस जरूर कर चेक कर लेना है। ठीक है, बात करते हैं शिक्षा को जो दार्शनिक आधार है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें हम केवल पाश्चात्य दर्शन के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। किसके ऊपर? पाश्चात्य दर्शन के ऊपर। ठीक है, कुछ प्रश्न यहाँ पे हम बताएंगे, उनको आपको एकदम से रट लेना है। पहला वीडियो जो है आपको चैनल पर मिल गया होगा, अगर नहीं मिला तो उनको जाके आराम से देख सकते हैं। ये आज आपका दूसरा वीडियो है, यानी दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने लगभग 5 प्रश्न शायद क्लियर कर लिए थे। ठीक है, 5 प्रश्न हमने क्लियर कर लिए थे। आज हम छठे नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि वो हमसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, उनका जवाब हमें किन प्रकार से देना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। देखते हैं, छठा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि प्रकृतवाद की शिक्षण विधियों को संक्षेप में बताइए। प्रकृतवाद में जो शिक्षण विधियां प्रयोग की जाती है मेरे प्यारे दोस्त, उनको आपको संक्षेप में बताना है कि किस प्रकार की शिक्षण विधि को अपनाया जाता है छात्रों को शिक्षित करने के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से देंगे कि शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतवाद की देन महत्वपूर्ण है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त? इंपॉर्टेंट है। यह प्राचीन और परंपरागत शिक्षण विधियों के विरुद्ध क्रांति है। मतलब ये बताते हैं कि जो पहले, बहुत पहले से जो शिक्षण विधियां चली आ रही थी, और जो लगातार एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, सब में वही शिक्षण विधि अपनाई जा रही है, उसका ये विरोध करती है। मतलब उनको अपनाना नहीं चाहती है, क्योंकि जो चीज़ें दादा, मान लो दादाजी सीख के गए थे कि लड़िया चलाना है, तो लड़िया तो अब चल नहीं रही है, तो हम लड़िया की ड्राइविंग सीख के क्या करेंगे भैया? अब तो हमें जो है कार वगैरह की सीखनी चाहिए। तो उन चीज़ों का ये विरोध करती है। लिखते हैं कि यह रटने और निष्क्रिय अभ्यास का विरोध तथा करके सीखने तथा अनुभव द्वारा सीखने का समर्थन करती है। मतलब कह रहे हैं जो रटने वाला काम होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनको रट लो, इसका ये जो है प्रकृतवाद विरोध करता है। निष्क्रिय अभ्यास मेरे प्यारे दोस्त, मतलब जिस पे कोई आपको कार्य ही न करना पड़े, उस प्रकार का अभ्यास करने का भी ये विरोध करती है। ये केवल और केवल करके सीखने पर मेरे प्यारे दोस्त, या अनुभव द्वारा सीखने का समर्थन करती है कि जब आपको कोई चीज़ सीखना है तो वो करके खुद सीख लो, या कोई कार्य करो, अनुभव के द्वारा आपको कोई चीज़ ज्ञान प्राप्त हो जाए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि एग्जाम्पल, कि आग से जल जाओगे, ये आपको कितना भी बताया जाए, आप तब तक उन चीज़ों को नहीं मानोगे जब तक एक बार आप आग से जल नहीं जाते हैं। तो वही चीज़ हुआ कि यहाँ पे करके सीखने पर ये जो है मेरे प्यारे दोस्त समर्थन करती है। आगे लिखते हैं इसके बारे में, रूसो की सलाह भी है। क्या लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त? कि जिस प्रकार प्रकृतवाद की सब शिक्षण विधियां आधारित थी, ठीक है, यह थी, मतलब बताते हैं रूसो जी, बताते हैं कि जिस पर प्रकृतवाद की सब शिक्षण विधियां आधारित थी, वो कौन सी थी? वो ये थी, क्या थी? कि अपने छात्र को, मेरे प्यारे दोस्त, अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ। जो कोई भी स्टूडेंट हो, उसको मौखिक पाठ आपको नहीं पढ़ाना है, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। उसे केवल अनुभव से सीखने दो, मतलब वो खुद करेगा, खुद सीख लेगा। तुम्हें जरूरी नहीं कि उस चीज को बताओ। जब भी संभव हो आप कार्य द्वारा पढ़ाए, मतलब कभी कह रहे हैं कि जब भी आपको मान लो पढ़ाना ही है, तो आपको उसको कार्य द्वारा पढ़ाइए। मतलब कोई एक सिचुएशन बना दीजिए, उसमें उनको कार्य करने को कहिए, और जो निष्कर्ष निकले फिर बताओ कि हाँ ये इसका जो है निष्कर्ष निकला, इससे हमें ये होता है। ठीक है, शब्दों का सहारा केवल तभी लें जब कार्य करना संभव ना हो। मतलब कह रहे हैं कि शब्द का सहारा तभी लें जैसे कार्य करना संभव नहीं है। जैसे मैं अभी शब्द का सहारा ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा कर बता नहीं सकता। भैया आप जाओ प्रकृति में पढ़े रहो, और तुमको वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सब कुछ आ जाएगा। वो संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। तो फिर आपको यहाँ पर मैं क्या करूँगा? पढ़ाकर ही, शब्दों के द्वारा ही पढ़ाऊँगा। ठीक है,
वही चीज़ लिखते हैं। प्रकृतवादियों ने शिक्षा की खेल विधि को उत्तम बताया है, मतलब कह रहे हैं कि प्रकृतवादी जो लोग हुए हैं उन्होंने जो खेल विधि होती है, शिक्षा की एक खेल विधि होती है कि खेल खेल के द्वारा बच्चों को सिखाया जाता है, उसको सर्वोत्तम मानते हैं ये लोग। ठीक है, आगे लिखते हैं, अतः प्रकृतवादियों के सिद्धांतों ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण शिक्षा पद्धतियों को जन्म दिया है। मतलब कह रहे हैं जो प्रकृतवादी हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनके सिद्धांतों ने कई सारे महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट शिक्षा पद्धति, मतलब कैसे पढ़ाना है, एजुकेशन सिस्टम को जन्म दिया है। जैसे उसमें पहला आपका आ जाता है मेरे प्यारे दोस्त ह्यूरिस्टिक पद्धति। ह्यूरिस्टिक पद्धति आपकी पहली पद्धति हो जाती है, दूसरी डाल्टन पद्धति, तीसरी मॉन्टेसरी पद्धति, और चौथी निरीक्षण पद्धति, और पांचवी आपकी खेल पद्धति। इसमें से जो खेल पद्धति ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है प्रकृतवादियों में, इसको सबसे ज़्यादा महत्व ये लोग देते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपका 6 नंबर प्रश्न भी एकदम से क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं 7वें नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो 7वां नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पे बताना है। तो पहले आपके आ जाते हैं कौन मेरे प्यारे दोस्त, हेंडरसन महोदय जी आ जाते हैं। उन्होंने बताया है कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। किस पर देता है? देखिए, मनुष्य का जो पक्ष होता है दो होता है, एक व्यवहारिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं लौकिक होता है और आध्यात्मिक होता है, इस तरीके से होता है। तो जो आध्यात्मिक पक्ष होता है उसी के ऊपर जो है आदर्शवाद क्या करता है, बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू हैं। मतलब बताते हैं इसका कारण, वो ये मानते हैं कि जो आध्यात्मिक मूल्य होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो मनुष्य और जीवन दोनों से अधिक महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। मतलब अगर मैं आपको आदर्शवाद को एक शब्द में समझाना चाहूँ तो इस तरीके से कह सकता हूँ कि जो मनुष्य होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, जैसे आप अपने आसपास देखिए तो आपको दो प्रकार के मनुष्य दिखाई पड़ेंगे, वो तीन प्रकार के, लगभग मान के चलो तीन प्रकार के। पहले होते हैं आदर्शवादी, दूसरे होते हैं व्यवहारवादी, और तीसरे होते हैं मेरे प्यारे दोस्त आदर्श और व्यवहार दोनोंवादी, जिनको आप मिक्स कह सकते हैं या मिश्रित कह सकते हैं। तो जो आदर्शवादी लोग होते हैं, जैसे आपने आसपास के लोगों को देखा होगा कि उनके अंदर वो बता देते हैं कि हम 8 बजे के बाद किसी से नहीं मिलते हैं, या हम इतने बजे खाना खा लेते हैं। तो वो हो जाते हैं आपके आदर्शवादी, मतलब उन वो आदर्श पे चलते हैं, वसूलों पर चलते हैं। जैसे उनके पिताजी ने बताया कि तुम उनसे बात नहीं करोगे, तो वो उनसे बात नहीं करेंगे। मतलब जो उनको बता दिया जाए उसी को फैक्ट मान लेते हैं और उसी पे कार्य करना शुरू कर देते हैं। आप अपने पास देखोगे तो 2-4 उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन कुछ जो होते हैं वो व्यवहारवादी होते हैं, जैसे हो सकता है आप हो। लगभग हमें लगता है 90% लोग व्यवहारवादी ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनको किसी के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मैं बताऊं कि इस तालाब की गहराई बहुत ज़्यादा है, मैं बता दूं कि अगर यहाँ से कूदोगे तो आपका पैर चोट खा सकता है, या कुछ भी बता दूं, आग को छूओगे तो जल जाओगे। लेकिन मैं उस चीज़ को तब तक नहीं मानूंगा जब तक उस चीज़ को मैं छू नहीं लेता, उससे जब तक मैं जल नहीं जाता तब तक मैं उस चीज़ को मानने वाला नहीं हूँ। तो मैं व्यवहारवादी हुआ। जब तक मैं वो खुद कार्य नहीं करूंगा तो वो व्यवहार में आ जाता है। ठीक है, तीसरे आपके आते हैं व्यवहारवादी और सिद्धांतवादी। मतलब उनको ये पता होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो व्यवहार में ही अच्छी लगती हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें व्यवहार के साथ अच्छी लगती हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सिद्धांत में भी अच्छी लगती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहें तो आप कह सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिससे बताया गया है कि जहर खाने से आदमी की मृत्यु हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं आप जहर खा के उसको ट्राई करें। ठीक है, ये आप, तो ये आपका सिद्धांतवाद हो गया। लेकिन वहीं पर अगर आपसे बताया जाए कि जो है चावल खाने से आप मोटे हो जाओगे, तो आप चावल ज़रूर खाना चाहोगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान देना है, याद करके रखना है। ठीक है, चलिए आगे मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे तो हाँ हाँ, वही बता रहे थे कि आदर्शवाद जो लोग होते हैं वो उसी टाइप के होते हैं, तो उसी के ऊपर आदर्शवाद पूरा आपका आधारित है। लिखते हैं, आदर्शवादियों को विश्वास है कि मनुष्य का सीमित मस्तिष्क असीमित मस्तिष्क का स्थान ले लेता है। मतलब बताते हैं आदर्शवादी, ये लोग मानते हैं आदर्शवादी लोग, उनका ये विश्वास है कि जो मनुष्य का सीमित मस्तिष्क, मतलब पहले जो मनुष्य छोटा होता है उसका बहुत छोटा दिमाग होता है, बहुत सीमित दिमाग होता है, वो धीरे धीरे करके असीमित मस्तिष्क का स्थान ले लेता है। मतलब आप समझ सकते हो कि उसके जो मस्तिष्क का आकार होता है, आकार क्या, या सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। इस तरीके से बताते हैं। वे यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं। क्या मानते हैं मेरे प्यारे दोस्त? कि व्यक्ति और संसार जो दोनों ये होती हैं, ये दोनों बुद्धि की अभिव्यक्तियां हैं, मतलब माइंड द्वारा बनाई गई चीजें हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से की जा सकती है। वे क्या बताते हैं कि जो भौतिक संसार है मेरे प्यारे दोस्त, अगर उसकी आप व्याख्या करना चाहते हैं तो उसको आप मस्तिष्क से ही कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके कौन बताते हैं? ये आपके
आदर्शवादी लोग बताते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं बुबाकर महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है। मतलब मुबारक जी बताते हैं कि जो अगर आप संसार के लोगों को समझना चाहते हैं या संसार को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपके सबसे इम्पॉर्टेंट जो तत्व है वो आपका कौन सा है मेरे प्यारे दोस्त, मस्तिष्क है। उसके लिए इससे अधिक वास्तविक बात कोई नहीं है कि मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे और किसी बात को इससे अधिक वास्तविकता नहीं दी जा सकती है। मतलब कह रहे हैं कि अगर मस्तिष्क आपका संसार को समझने में लगा रहे मेरे प्यारे दोस्त, तो इससे वास्तविक चीज़ आपको कोई नहीं दी जा सकती है। मतलब कि रियल इससे कोई भी चीज़ें बताई नहीं जा सकती हैं। मतलब मस्तिष्क से अगर वर्क करने लगे तो वही चीज़ें वास्तविक हो जाती हैं। आगे आप लिखेंगे क्योंकि किसी बात को मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना स्वयं मस्तिष्क की ही कल्पना होगी। मतलब कह रहे हैं कि अगर किसी बात को आप जो है मस्तिष्क से अधिक समझना चाहते हैं, मतलब मस्तिष्क से ज़्यादा अगर किसी चीज़ को आप समझ लेते हैं तो वो भी केवल मस्तिष्क आपके दिमाग की ही एकमात्र कल्पना है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे बताते हैं बुबाकर महोदय। तो आई होप आपका ये आदर्शवाद वाला फंडा यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। बात करते हैं 8वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रमुख आदर्शवादी विचारकों के नाम लिखें। मतलब जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट नाम आते हैं आदर्शवाद जब आप पढ़ते हैं, कुछ विचारक हुए हैं जिन्होंने इनका समर्थन किया है और इसमें अपनी अपनी इम्पॉर्टेंट वैल्यू दी है या भूमिका निभाई है, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो लिखेंगे कि आदर्शवाद के जो संस्थापक हैं मेरे प्यारे दोस्त कौन माने जाते हैं, वो आपके प्लेटो माने जाते हैं। और प्लेटो की ही विचारधारा को आधार मानकर आदर्शवाद का विकास करने वाले मुख्य विचारक कई सारे हुए हैं, जिनमें से पहले आप क्या जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, देकार्ते महोदय। कौन आ जाते हैं? देकार्ते महोदय। दूसरे आपके आ जाते हैं स्पिनोजा महोदय। तीसरे आपके जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त आइविन्स, ठीक है, नहीं, लाइबनित्स महोदय। तीसरे आपके आते हैं वर्कले महोदय। चौथे कांट महोदय। पांचवें आपके आ जाते हैं फिक्टे महोदय। छठे आ जाते हैं आपके हीगल महोदय। सातवें आ जाते हैं सेलिंग महोदय। आठवें आ जाते हैं सोपन शोपेनहावर महोदय, ठीक है। और भी लोग यहाँ पे आते हैं। ये कुछ नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिनको आप लिख सकते हैं। आगे आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त, क्या लिखेंगे कि आदर्शवाद की इस विचारधारा को आधार मानकर शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित करने वाले मुख्य आधुनिक शिक्षा शास्त्री हैं। मतलब कह रहे हैं कि जो आदर्शवाद का सिद्धांत रहा है मेरे प्यारे दोस्त, या जो इसकी विचारधारा रहा है, उसी को बेस मानकर या आधार मानकर कुछ शिक्षा शास्त्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के स्वरूप को भी निर्धारित किया है। उसमें से पहले आपके आ जाते हैं पेस्टोलॉजी महोदय, दूसरे आपके हर्बर्ट महोदय और तीसरे आपके फ्रोबेल महोदय। ये तीन आपके ऐसे लोग आ जाते हैं, शिक्षा शास्त्री आ जाते हैं, जिन्होंने शिक्षा के रूप को निर्धारित करने के लिए आदर्शवाद का सहारा लिया है, या आप कह सकते हैं आदर्शवाद को आधार मान करके शिक्षा के स्वरूप को निर्धारित किया है, ठीक है। ये आपके शिक्षा शास्त्री आ जाते हैं। तो इनका भी नाम आपको यहाँ पर याद करके रखना है और दिमाग में बिठाए रखना है, ठीक है। चलिए 9वें नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो पूछ रहा है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य बताइए। मतलब जो आदर्शवाद है मेरे प्यारे दोस्त, इसमें शिक्षा में एजुकेशन का क्या टारगेट रखा जाता है कि बालक को कहाँ तक पहुँचाना है। हर शिक्षा, जब कोई भी किसी बालक को शिक्षा दी जाती है तो उसका एक लक्ष्य रखा जाता है कि हर बालक को वहाँ तक पहुँचाना होता है। कुछ लोग पहुँचते हैं, कुछ लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, वो बातें अलग की होती हैं, लेकिन उनका एक टारगेट फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से जैसे एग्जाम्पल अगर आप आज के समय पे लेना चाहें तो अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो आपका टारगेट इंजीनियरिंग हो सकता है, टीचर हो सकता है, इस प्रकार से बायोलॉजी ले रहे हैं तो डॉक्टर हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करके होती हैं, तो वो टारगेट फिक्स किया जाता है। तो टारगेट क्या होता है यहाँ पे, तो लिखते हैं कि विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं ने शिक्षा को प्रभावित किया। मतलब कह रहे हैं कई सारी ऐसी दार्शनिक विचारधाराएं आई हैं मेरे प्यारे दोस्त, जिन्होंने क्या किया है, एजुकेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पहुंचाया है, उसको प्रभावित किया है, उसको इफेक्ट उसके ऊपर डाला है। तो आप लिख सकते हैं कि शिक्षा के आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति आदर्शवादी शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य है। मतलब कह रहे हैं कि शिक्षा के जो आध्यात्मिक जीवन है मेरे प्यारे दोस्त, आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति ही क्या कहलाता है, आदर्शवाद शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, ठीक है। आगे लिखते हैं मनुष्य में बुद्धि एक विलक्षण शक्ति है। क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बुद्धि जो है वो एक विलक्षण शक्ति है जिसके सहारे वह वातावरण को अपने अनुकूल बना सकता है। अपने बुद्धि के अकॉर्डिंग ही आप वातावरण को अपने अनुकूल बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ठंडी का मौसम चल रहा है और आप क्या करेंगे, आपको अगर ठंडी लगेगी तो आप आग जला के रजाई में बैठ के हीटर लगा के किसी ना किसी तरीके से अपने एटमॉस्फेयर को जो है अपने अकॉर्डिंग कर सकते
होते हैं। ये भौतिक संबंधित हुई, भौतिक चीज़ों से जुड़ी हुई। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी अंदरूनी भी हो सकती हैं, जिसको हम कह सकते हैं आध्यात्मिक चीज़ें। तो ये चूँकि आध्यात्मिक से संबंधित है तो आप आध्यात्मिक में ले जाइएगा। भौतिक हमने थोड़ा-सा आपको एग्ज़ाम्पल देकर के समझा दिया, ठीक है? लिखते हैं कि स्वयं वातावरण का दास होकर नहीं रहता है। वो उसी के अकॉर्डिंग नहीं रहता कि ठंड लग रही तो बैठ के काँपे और कुछ ना करे। वो कुछ ना कुछ अपना जुगाड़ कर लेता है। बहुत सारे स्वेटर पहन लेगा, जैकेट पहन लेगा, बहुत सारी काम करता है। लिखते हैं व्यक्ति का उन्नयन आदर्शवादी शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। मतलब कह रहे हैं व्यक्ति को ऊँचा उठाना ही क्या कहलाता है? आदर्शवादी शिक्षा का इम्पोर्टेंट टारगेट बनता है। मानव जाति द्वारा संचित की गई संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य होता है। मतलब कह रहे हैं कि जो मानव जाति है मेरे प्यारे दोस्त, उसने कुछ संस्कृति को इकट्ठा किया है, संचित किया है। मतलब कुछ संस्कृति ऐसी हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और उनको उन्होंने क्या किया है? इकट्ठा किया है और उसी को हमें क्या करना है? पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे मैं पिताजी आपके दादाजी निभा रहे थे, फिर पिताजी निभा रहे हैं, अब आपको, फिर आप अपने बेटे को, फिर उनसे उनके बेटे को, ऐसे-ऐसे उनको क्या करना है हमें? जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना है। यही आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य हो जाता है। संक्षेप में आदर्शवादी शिक्षा का लक्ष्य व्यक्तिक एवं सामाजिक उन्नति में सहयोग करना है। आप व्यक्तिक और सामाजिक, इंडिविजुअल एंड सोशल, ठीक है? इंडिविजुअल एंड सोशल दोनों प्रकार की उन्नति करें। समझ रहे हैं ना? ग्रोथ करें जिसे आप कहते हैं, ग्रोथ करें। उसी में आपकी ये मदद करना, ये आदर्शवाद का जो है मुख्य लक्ष्य हो जाता है, अगर आप संक्षेप में कहना चाहें तो। तो आई होप ये आपका 9 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ठीक है? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो 10वां नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि आदर्शवादी शिक्षण पद्धतियों को संक्षेप में लिखिए। आदर्शवादी शिक्षण पद्धतियाँ जो है मेरे प्यारे दोस्त, उसको आपको संक्षेप में बताना है। क्या है एजुकेशन सिस्टम? ने हाँ, टीचिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम नहीं, टीचिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में बताना है। तो लिखेंगे कि आदर्शवादी सुकरात प्रश्न विधि के बारे में मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं कि शिक्षण विधि में हमें प्रश्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। प्लेटो जी संवाद विधि को बताते हैं कि हमें संवाद विधि का प्रयोग करना चाहिए। अरस्तु जी आगमन और निगमन विधि को बताते हैं। हीगल जी तर्क विधि को बताते हैं। हर्बर्ट जी निर्देश विधि को अपनाने पर बल देते हैं। मतलब जितने लोग हुए, जैसे सुकरात जी ने कहा है कि प्रश्न विधि का प्रयोग कीजिए शिक्षण विधियों में और संवाद विधि का प्रयोग कीजिए, ये आपके प्लेटो जी बताते हैं। आगमन निगमन का जो है अरस्तु जी बता देते हैं। तर्क का हीगल और निर्देश विधि का प्रयोग हर्बर्ट जी बताते हैं। उच्च आदर्शवादी व्याख्यान और अभ्यास एवं आवृत्ति द्वारा शिक्षा पर बल देते हैं। मतलब कह रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने व्याख्यान मतलब कि एक्सप्लेनेशन पे आप कह सकते हैं, लेक्चर आप कह सकते हैं, लेक्चर पर, अभ्यास पर मतलब कि प्रैक्टिस पर और एवं आवृत्ति द्वारा शिक्षा पर बल देते हैं। फ्रोबेल ने जो है मेरे प्यारे दोस्त खेल के द्वारा शिक्षा पर और पेस्टोलॉजी जी ने जो है अभ्यास एवं आवृत्ति द्वारा शिक्षा पर बल दिया है। तो आई होप ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन भी एकदम यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया है मेरे प्यारे दोस्त, देखने में मज़ा आया है, तो बिल्कुल कहने की ज़रूरत नहीं, फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। तो चलिए फिर, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती तो आप लोग देखते नहीं हैं और मज़ा भी नहीं आता है, क्योंकि इतनी देर तक मेहनत करते हैं घंटों घंटों और आप केवल 18 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट देखकर वीडियो को छोड़ देते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता। तो मैंने सोचा कि जितना देर आप देखते हैं मैं उतनी देर की ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है? तो बस एंजॉय कीजिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार कीजिए। मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।